Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pathophysiology Unit 1 Cellular Adaptive Changes. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी, जिसके अंदर हमने अभी तक देखा कि किस तरीके से सेल के अंदर इंजरी होती है, उस इंजरी के साथ डील करने के लिए एक होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी में बैलेंस मेंटेन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो सेल है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसे चेंज होती है जब सेल किसी स्ट्रेस कंडीशन में आती है, तो उसके साथ किस तरीके के अडेप्टेशन जो सेल होती है वो शो करती है, किस तरीके से सेलुलरली अपने आप को चेंज करती है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सेलुलर अडेप्टिव चेंजेस के बारे में। तो देखो, सेलुलर अडेप्टिव चेंजेस का मतलब क्या है कि सेल के लेवल पर जो अडेप्टेशन सेल करती है और अडेप्टेशन के रिजल्टेंट जो चेंजेस सेल में देखने को मिलते हैं उसको बोलते हैं सेलुलर अडेप्टिव चेंजेस। सो अ सेल अंडरगोज अडेप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर सच एज एनवायरमेंटल स्ट्रेस। कि कोई भी सेल जो है वो किस में जाती है, अडेप्टेशन में। यानी कि सेल क्या करती है, अडेप्टेशन करती है किसके रिस्पॉन्स में, कि जब एक्सटर्नल स्ट्रेसर, कोई एक्सटर्नल स्ट्रेसर होगा, कोई बाहरी स्ट्रेस कंडीशन होगी, जैसे कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो सकता है, उस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में, उस स्ट्रेस के होने पर सेल क्या करती है, कुछ पर्टिकुलर अडेप्टेशन करती हैं, ठीक है, और उन अडेप्टेशंस के थ्रू वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती है, ठीक है। These adaptations allow them to function and survive better in a new environment। कि जो भी environmental changes हुए हैं, environmental stress हुए हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट, उनके रिस्पॉन्स में वो adaptation करेंगी और इस adaptation से वो सही से properly function कर पाएंगी, better सर्वाइव कर पाएंगी किसके अंदर, इस चेंज हुए नए एनवायरनमेंट के अंदर। इट इज यूजुअली पॉसिबल टू रिवर्स दीज अडेप्टिव चेंजेस बाय रिमूविंग द स्ट्रेसर। और सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो पहला तो क्या कह रहे हैं हम कि अगर कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशन जनरेट हुई तो उसके रिस्पॉन्स में सेल क्या करेंगी, अडेप्टेशन करेंगी ताकि वो सही से फंक्शन कर सके, सही से सर्वाइव कर सके और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर सके। अब अगर आप क्या कर दो, इन अडेप्टिव चेंजेस को रिवर्स करना चाहते हो तो सिंपली क्या करो, आप ये जो स्ट्रेसर है, जो स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में उसने अडेप्टेशन किया है, उस स्ट्रेस कंडीशंस को जब आप रिमूव कर दोगे, वापस से नॉर्मलाइज कर दोगे, स्ट्रेस को ख़त्म कर दोगे, तो ये जो अडेप्टिव चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले हैं ये फिर से रिवर्स बैक हो जाएंगे, फिर से नॉर्मल कंडीशन में सेल पहुँच जाएगी। बट इफ द स्टिमुलस कंटिन्यू, लेकिन अगर ये स्टिमुलस कंटिन्यू बना रहेगा, देन द सेल बिकम्स परमानेंटली डैमेज और डाई। तो सेल क्या हो जाएगी, परमानेंटली डैमेज हो जाएगी, परमानेंटली डाई हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया कि सेल्स क्या होती है, जब कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं, तो उसके अगेंस्ट में अडेप्टेशन शो करती हैं ताकि सही से काम कर सके, सही से सर्वाइव कर सके। और अगर ये स्ट्रेस कंडीशन बनी रहेंगी लॉन्ग टर्म पे तो सेल क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, डाई हो जाएंगी। लेकिन अगर इस स्ट्रेस को रिमूव कर दिया जाए तो फिर से वो रिवर्स बैक होकर के नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएंगी। क्लियर है ये बात। अब इसके अंदर कुछ अडेप्टिव चेंजेस को बताया गया है, जैसे कि फर्स्ट हो गया आपके एट्रोपी। एट्रोपी क्या होता है, देखो एट्रोपी का मतलब है इट इज द लॉस ऑफ साइज और नंबर ऑफ सेल्स in a tissue or organ that causes atrophy. The process can happen physiological such as when an organ suffers from inadequate blood supply or nutritional deficiency। देखो एट्रोफी का क्या मतलब है कि ए प्लस ट्रॉफी, यानी कि जो उसका साइज है ना, या जो सेल के नंबर है टिश्यू के अंदर, ऑर्गन के अंदर, जब वो लॉस हो जाएगा, है ना, खत्म हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो एक टिश्यू है, टिश्यू के अंदर फिक्स नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है, तो सेल का नंबर कम हो जाए या सेल का एक फिक्स साइज होता है तो वो सेल का साइज यहाँ पर कम हो जाए,
तो उसको क्या बोलते हैं, एट्रोफी, यानी कि उसका साइज या जो उसका नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, एट्रोफी। और कब होती है ये प्रोसेस, कि ये जो प्रोसेस है ये फिजियोलॉजिकली होती है, ठीक है। कब होती है, जब एक ऑर्गन जो है सफर करता है किससे, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई से, कि अगर सही से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही, न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की कंडीशन है, तो मोस्टली यहाँ पर एट्रोफी देखने को मिलती है, ठीक है। कि अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, ब्लड सप्लाई नहीं है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो इनकी कमी की वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पर एट्रोफी देखने को मिल सकती है, ठीक है। दिस एट्रोफी इज कोज्ड बाय पैथोलॉजिकली इंक्लूड्स decreased functional demand resulting in muscle atrophy. This can be reversed by physical activity. Second, disconnection of skeletal muscle, for an example carpal tunnel syndrome. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि एट्रोफी जो है वो पैथोलॉजिकली होती है। पैथोलॉजिकल मतलब किसी पैथोजन की वजह से, किसी डिजीज कोजिंग एजेंट की वजह से हो सकती हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे कि इसमें क्या हो सकता है, फर्स्ट डिक्रीज फंक्शनल डिमांड, कि यहाँ पर जो फंक्शनल डिमांड है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से मसल एट्रोफी देखने को मिलती है। और इसको किसके थ्रू रिवर्ट कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू रिवर्ट कर सकते हैं। कि जैसे मान लो कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो मसल्स हैं, ठीक है, उनकी मसल्स में एट्रोफी देखने को मिल रही है, किसकी वजह से, कि अगर उनकी जो फंक्शनल डिमांड है, जो उनको काम करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए मसल्स को, अगर वो नहीं मिल पाएगी मसल्स को, तो वहाँ पर मसल एट्रोफी देखने को मिलेगी। तो सिंपली अगर आप क्या करो, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दो, तो वहाँ पर उसकी जो फंक्शनल डिमांड है वो फुलफिल हो जाएगी और इस एट्रोफी की कंडीशन को वापस रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से डिसकनेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, एग्जाम्पल कार्पल टनल सिंड्रोम, कि यहाँ पर स्केलेटल मसल्स जो होती है ना, स्केलेटल मसल्स बेसिकली बॉडी की जो मूवमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर स्केलेटल मसल्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है तो सिग्नल ट्रांसमिशन नहीं होगा और प्रॉपर स्केलेटल एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर डिसकनेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल देखने को मिलता है कि इसके अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम की कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट है थर्ड, लॉस ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन कोजेज एन एंडोक्राइन ऑर्गन टू श्रिंक, कि अगर हार्मोनल स्टिमुलेशन ना हो पाए तो उसकी वजह से जो एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो यहाँ पर श्रिंक हो जाएंगी, वो यहाँ पर सही से काम नहीं करेंगी, ठीक है। तो एट्रोफी का क्लियर समझ में आ गया कि अगर किसी भी टिश्यू या ऑर्गन के अंदर सेल्स का नंबर, सेल्स का साइज यहाँ पर कम हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पर एट्रोफी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके रिजल्टेंट यहाँ पर जो फंक्शनल डिमांड है वो कम हो जाती है, स्केलेटल मसल्स का डिस्कनेक्शन देखने को मिल सकता है या हार्मोनल स्टिमुलेशन लॉस हो सकता है। क्लियर, 3 मेजर एग्जाम्पल है एट्रोफी के। नेक्स्ट है आपके हाइपरट्रॉफी। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। ए का मतलब तो था एब्सेंस, इसलिए वहां पर लॉस हुआ था, और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, यानी कि यहाँ पर जो साइज है, नंबर है, ठीक है, सेल्स का, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपर मतलब कि इंक्रीज। सो एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ टिश्यू और ऑर्गन occurs when the number or size of cell increases without an increase in number of cells। क्या बोल रहे हैं कि इंक्रीज किसके अंदर, टिश्यू या ऑर्गन के साइज के अंदर इंक्रीज, ठीक है। कब, जब नंबर और साइज जो है सेल्स का इंक्रीज होगा विदाउट एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, की जो सेल का नंबर है वो बिना इंक्रीज किए सिर्फ सेल का क्या इंक्रीज करना है, साइज, ठीक है। हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी का मतलब है जो हाई करना है हमको, क्या, सिर्फ इसका साइज, ठीक है। इसकी नंबर की हम कोई बात नहीं कर रहे, सिर्फ साइज हमको इंक्रीज करेंगे, तो साइज इंक्रीज करेंगे तो हाइपरट्रॉफी, ठीक है। जनरली दिस वर्ड हाइपरट्रॉफी अकर्स व्हेन अ टिश्यू इज अंडर इंक्रीज्ड फिजियोलॉजिकल डिमांड और when it is being stimulated by हार्मोन, ठीक है। जनरली हाइपरट्रॉफी कब देखने को मिलती है, कि अगर जो हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन्स का स्टिमुलेशन होगा या कोई फिजियोलॉजिकल डिमांड बढ़ेगी, तो उसके रिजल्टेंट जो सेल है, ठीक है, उसका जो साइज है टिश्यू के अंदर वो बढ़ जाएगा,
कब होगा? कि जब फिजियोलॉजिकल डिमांड बढ़ेगी, बॉडी की नीड्स बढ़ेगी या हार्मोन के थ्रू स्टिमुलेशन मिलेगा सेल्स को, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? वो अपना साइज को इंक्रीज कर लेगी। ठीक है, और इसी कंडीशन को क्या बोल रहे हैं? हाइपरट्रॉफी। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अ टिश्यू कैन ओनली बी अकम्प्लिश्ड बाय द साइज ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी टिश्यू का साइज इंक्रीज होगा तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन का साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जब किसी भी टिश्यू का साइज जो है वो इंक्रीज होता है तो वह किसके साथ अकम्प्लिश होता है? कि सिंपली जब इंडिविजुअल जो सेल्स होती हैं, इंडिविजुअल सेल्स का साइज यहाँ पर इंक्रीज होगा, मतलब हर एक सेल जो है उसका साइज इंक्रीज होगा, तो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर टिश्यू का साइज इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हमको तो पता ही है क्या, कि टिश्यू किससे मिलकर बने हैं? सेल से। तो हम यही तो कह रहे हैं कि सेल का साइज इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली टिश्यू का साइज इंक्रीज होगा। क्लियर है ना ये बात? अब इसको हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? तो हाइपरट्रॉफी कैन बी कैरेक्टराइज एज, हाइपरट्रॉफी को कैसे कैरेक्टराइज किया जा सकता है, कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि द सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन इंक्लूड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, कि यहाँ पर जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें क्या आता है कि राइट वेंट्रिकुलर जो होता है, राइट वेंट्रिकल्स जो होते हैं ना, उसमें हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है। उसकी जो सेल्स होती है वो इनलार्ज हो जाती है, सेल्स का साइज बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कंडीशंस देखने को मिलती है, उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इन अ पेयर्ड किडनीज कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी अकर्स व्हेन वन किडनी इज रिमूव्ड और डैमेज causing the other to enlarge to compensate। ठीक है, कि जैसे क्या होता है कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि एक किडनी है, अगर वो डैमेज हो जाए या वो रिमूव हो जाए तो उस केस में जो, क्योंकि हमारी बॉडी में 2 किडनी होती हैं, तो जो दूसरी किडनी होगी ना वो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा इनलार्ज कर लेगी ताकि दोनों का काम वो एक ही सिंगल किडनी परफॉर्म कर सके। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है कि इंक्रीज साइज ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होगा, यूट्रस जो है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर मोस्टली यूट्रस के केस में जो प्रेगनेंसी का कंडीशन होती है उसमें यूट्रस की साइज भी इंक्रीज होती है और उसका नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लासिया दोनों कंडीशंस देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई? क्या समझ में आया हमें कि हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि अगर किसी भी टिश्यू या ऑर्गन का सिर्फ साइज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही, तो उस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं? हाइपरट्रॉफी बोला जा रहा है। और इस हाइपरट्रॉफी के कंडीशन के अंदर जो कॉमनली एग्जाम्पल है वो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, किडनी की जो फंक्शनिंग है वो बढ़ जाना, दूसरी किडनी की जो सेल्स है उसका अपने आप को इनलार्ज कर लेना, और प्रेगनेंसी के टाइम पर यूट्रस की सेल्स का इनलार्ज कर लेना। ठीक है, और इस इनलार्जमेंट की वजह से जब सेल्स का इनलार्जमेंट होगा तो अल्टीमेटली टिश्यू का इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। और ये कब होता है? जब फिजियोलॉजिकल डिमांड्स बढ़ जाती हैं या हार्मोन्स के थ्रू स्टिमुलेशन होता है। तो इसी तरीके से और जानकारी जानने के लिए आप जुड़ सकते हैं बीएसपी फार्मेसी के साथ, और आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, जहां पर आपको डिजिटल बोर्ड के थ्रू हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल में डिस्क्रिप्शन के साथ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पर समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप। थैंक यू।